नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई जो भी खबरें चर्चा में थी उन पर। तो ये चर्चा भी होगी और साथ में हम ये भी देखेंगे कि उन टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आपके सामने आ सकते हैं और किन सवालों की संभावना आपके लिए हो सकती है। तो वो टॉपिक क्या थे जो कि करंट में तो थे, खबरों में तो थे, लेकिन आपके पॉलिटी के स्पेसिफिक स्टैटिक पोर्शन के थे, यानी कि पॉलिटी की किताबों से वो जानकारी आपको पता होना जरूरी है। और साथ में ये भी कि आखिर वो क्यों अभी महत्वपूर्ण है, और साथ में जैसे कि मैंने आपसे बताया कि वो कौन से सवाल हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस हफ्ते रही बहुत खास। जैसा कि 1 नवंबर और भारतीय राज्य, बहुत सारे भारतीय राज्यों का गठन हम कह सकते हैं कि 1 नवंबर को हुआ है और एक से ज्यादा राज्य हैं। इसी वजह से कई राज्यों के गठन के पीछे एक खास आयोग काम कर रहा है और उसके बाद फिर 1 नवंबर को कुछ राज्यों का गठन होता है और फिर 1 नवंबर, यानी कि एक ही बार में 1 नवंबर का नहीं, अलग अलग समय पर भी हुआ है। तो आखिर वो क्या पूरी कहानी है और संविधान में राज्यों के गठन से संबंधित क्या प्रमुख प्रावधान है, ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे भारत में चुनाव खर्च। जो भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, खर्च को लेकर के उनकी सीमा क्या है या कोई सीमा है भी कि नहीं है, और अगर उनकी सीमा है तो क्या पार्टियों की सीमा है, क्या कोई और उनके लिए खर्च कर सकता है या कोई भी नहीं कर सकता, क्या विदेशी उन्हें पैसे दे सकते हैं पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए कि नहीं दे सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं वो हम समझेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि निजी संपत्ति, अमूमन ये होता है कि सार्वजनिक हित के लिए निजी संपत्ति का इस्तेमाल सरकार करती रही है, सरकारें करती रही हैं, और ये कई सालों से एक खास निर्णय के बाद से लगातार जारी था, जिस पर कई याचिकाएं डाली गई थी, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी प्रकार की संपत्तियों पर यह नहीं हो सकता कि उसको सार्वजनिक हित के लिए इस्तेमाल किया जाए या उसको उपयोग में लिया जाए, क्योंकि यह भी देखना जरूरी है कि क्या वो सच में सार्वजनिक हित उससे पूरा हो रहा है, लोगों का एक पूरे बहुत बड़े वर्ग का हित पूरा उससे हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो एक वैलिड पॉइंट है वो वैलिड पॉइंट उसमें मौजूद भी है उतना कि उतनी मात्रा में नहीं है। वो सारी बातों को देखना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस के जितने भी सेंटर हैं, जैसे कि करोल बाग सेंटर है हिंदी माध्यम में, यहां पर 13 नवंबर से आईएएस का जीएस का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है और एडमिशन इसके लिए शुरू है। इसके अलावा इंदौर में भी आईएएस जीएस फाउंडेशन के लिए 11 नवंबर से बैच शुरू है और इसके लिए भी एडमिशन चालू है। और लखनऊ में भी हिंदी माध्यम के लिए जीएस फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम में 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और उसके लिए भी एडमिशन शुरू है। और उसके अलावा जयपुर में भी आईएएस जीएस फाउंडेशन के लिए 27 नवंबर से सुबह 11 बजे से आईएएस जीएस फाउंडेशन का बैच शुरू है और इसके लिए एडमिशन चालू है। तो इसके लिए आपको करना यह है कि आप चाहें तो इन सेंटरों में जाके बात कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए तैयारी से जुड़ी हुई, सेंटर से जुड़ी हुई, वो सारी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, तो मैं आपको एक नंबर देता हूं। उस नंबर से आप इन सेंटरों के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर ही लेंगे, साथ में दृष्टि के जितने ऑनलाइन कोर्सेस हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर, उसके बारे में भी जान लेंगे। नंबर है 8750187501। ये नंबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं हमारे पहले सवाल पर, 1 नवंबर और भारतीय राज्य। अब देखिए 1 नवंबर को हम आज जो ये नक्शा देखते हैं वैसा एक समय तक नहीं था। भारत की आजादी के बाद का नक्शा और अभी के नक्शे में बहुत अंतर आ चुका है। तो उसके पीछे 1 नवंबर एक वो बड़ी तारीख है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत संघ में 4 मुख्य श्रेणियां थी। भारत में ए, बी, सी और डी में इन स्थानों को भारत संघ में जो राज्य थे उन्हें शामिल किया गया था। और 1 नवंबर 1956 जब आता है तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में भारत दिखता है नक्शे पर। भारत के नक्शे पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्पष्ट तौर पर दिखते हैं 1 नवंबर 1956 को। और ये 1 नवंबर 1956 को दिखते हैं तो 1 नवंबर को कुछ राज्यों का भी गठन हुआ, कुछ केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। तो देखिए आंध्र प्रदेश 1, केरल 2, मध्य प्रदेश 3, फिर कर्नाटक 4, इनका गठन आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लक्षद्वीप और पुदुचेरी का भी गठन हुआ, यह भी दिखाई देता है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके अलावा 1966 में हरियाणा और पंजाब का 1 नवंबर को हुआ और सन 2000 में छत्तीसगढ़ का हुआ। लेकिन कहानी को फिर हम पीछे से शुरू करते हैं। मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की जा रही थी, और भाषा के आधार पर जब राज्यों की मांग की जा रही थी
तो उसके लिए एक व्यक्ति थे, अगर आपको उनका नाम पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मांग की, अनशन किया और उन अनशन में उनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। और उसके बाद एक जल्दी ही कुछ ही दिनों में नए राज्य का गठन हुआ और नए राज्य का गठन आंध्र राज्य के नाम से उसे हम जानते हैं। अब आप यहां पे सवाल पूछ सकते हैं कि 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन मैं कह रहा हूं, तो आंध्र राज्य का गठन पहले ही हो गया था। कब हो गया था? तो इसका गठन 1953 में हो गया था। तो कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ और इसका गठन हुआ 1953 के आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के माध्यम से। 1 अक्टूबर को गठन हुआ था 1953 में। फिर उसके बाद देखिए 1 नवंबर 1956 में जब आंध्र प्रदेश बनता है तो उसमें होता यह है कि हैदराबाद राज्य का जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था उसे आंध्र राज्य में मिला दिया जाता है और फिर विस्तारित आंध्र प्रदेश अपने अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 1956 को। तो ये अंतर आपको स्पष्ट रहे। उसके बाद की बात रहे कि आखिर ये जो सारे राज्यों का गठन हो रहा था 1956 में, तो कैसे हो रहा था, किस आधार पर? तो उसके पीछे एक राज्य पुनर्गठन आयोग का भी बड़ा हाथ। तो 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्आयोग का गठन हुआ था। उसकी सिफारिशें बहुत सारी आई थी। और अब देखिए, आपको याद रहे कि 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश, केरल मलयाली भाषा के संदर्भ में था, मध्य प्रदेश, मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक बनाया गया और कर्नाटक का गठन हुआ 1 नवंबर को 1956 में। लेकिन 1966 में देखें तो 2 राज्य दिखाई देते हैं, हरियाणा और पंजाब अलग अलग रूप में अपने अस्तित्व में आते हैं 1 नवंबर को। और मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग होता है, छत्तीसगढ़, 16 जिलों से मध्य प्रदेश के अलग राज्य बनाया जाता है और 1 नवंबर 2000 को यह अस्तित्व में आता है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ये 56 की बात हो गई। तो ये बातें मुख्य हैं जो आपको याद रहना चाहिए। अब भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों के संदर्भ में, भारत का संविधान एक है, भारत राज्यों का संघ है, ये तो ठीक है, लेकिन 2 में हम देखें तो क्या है, नए राज्यों का प्रवेश भी किया जा सकता है और स्थापना भी हो सकती है। जो क्षेत्र भारत में नहीं है उसका प्रवेश भी हो सकता है, या फिर जो क्षेत्र भारत में है उससे एक नए राज्य की स्थापना भी हो सकती है। अब इसको देखिए, जरा समझिए। संसद के पास यह शक्ति है, किसी राज्य के पास नहीं है। विधि द्वारा यानी कि कानून बनाकर, कहां पर? पार्लियामेंट में, संसद भवन में, संघ में प्रवेश कर सकती है। ऐसे नियमों व शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जो उचित समझे। तो वो नियम बनाइए, कानून बनाइए, संसद के पास यह अधिकार है और पूर्ण विवेक का अधिकार है। उसके लिए उसे राज्यों से राय लेने की आवश्यकता नहीं। फिर भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति। देखिए 2 बातें हैं, एक तो नए राज्यों को शामिल करने की और एक नए राज्य स्थापित करने की। तो नए राज्य विधिवत स्थापित हैं और पहले से अस्तित्व में है, या तो उन्हें ही बना सकती है, नए राज्यों को शामिल भी कर सकती है जो पहले अस्तित्व में था ही नहीं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये पूछ ले कभी कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 2। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 में आते हैं, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 3 कहता है एक नया राज्य संसद द्वारा निम्नलिखित तरीके से बनाया या स्थापित किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से देखें तो भारत संघ का हिस्सा नहीं था, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित बात हो रही थी, या तो उसका प्रवेश कर लिया गया, किसी राज्य में मिला दिया गया, या तो उसकी स्थापना कर ली गई। यह अनुच्छेद 2 में हमें दिखाई देता है। लेकिन 3 में हम देखते हैं एक नया राज्य संसद द्वारा निम्नलिखित तरीके से बनाया जा सकता है, राज्य क्षेत्र में ही, मतलब कि देश के अंदर ही जो क्षेत्र मौजूद है उसी क्षेत्र से यह काम किया जाएगा। तो वहां पे क्या किया जाएगा, राज्य क्षेत्र से अलग अलग करके या 2 से अधिक भागों या अलग अलग राज्य के कुछ कुछ क्षेत्रों को मिला करके एक राज्य बना दिया जाएगा। जैसे कि हम देखें सन 2000 में कुछ राज्यों को अलग अलग करके बनाया गया था, तो उसके पीछे अनुच्छेद 3 था। बाहर से जो हमें शामिल कर लिए हैं, किसी राज्य में मिला लिए, या तो उसे अपने आप में नया राज्य ही बना दिया है, तो वो एक अलग हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 2 में आ जाएगा। यही अंतर है मोटा मोटा दोनों में। अब कैसे होगा अनुच्छेद 3 में, क्या क्या तरीके हैं? अनुच्छेद 3 में तो किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जा सकता है, यानी कि कोई और हिस्सा किसी में शामिल कर दिया जाए। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम कर दिया जा सकता है, या फिर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए कुछ साल पहले, कई समय पहले की बात है कि बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र हमने हासिल किया था और हमारा कुछ क्षेत्र बांग्लादेश ने हासिल किया था। वो क्षेत्र फिर पश्चिम बंगाल के पास आ गया। तो उसके पीछे का आधार कौन सा था? आर्टिकल 2 था, 3 नहीं था। ठीक है, फिर किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, ये सब 3 में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी यही सारी बातें लागू होंगी। तो कुछ राज्य के साथ साथ हम केंद्र शासित प्रदेशों सबके संदर्भ में ये बात कर सकते हैं।
तो अब बात आती है 2-3 के बाद अनुच्छेद 4 की। और अनुच्छेद 4 देखिए, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, उसके अलावा ये आर्टिकल 2 हो गया। और आर्टिकल 3 है कि यहाँ पे जो नए राज्य अलग से जो बनाए जाते हैं भारत क्षेत्र के अंदर ही, जो हमने ये 2 और 3 की बात की, इन दोनों ही संदर्भ में अगर हम मोटी मोटी बात करें मिला के, तो 4 ये गारंटी देता है कि साधारण बहुमत के द्वारा ये सारा परिवर्तन किया जा सकता है विधि की प्रक्रिया के द्वारा। यानी कि संविधान में है आर्टिकल 2 और 3, इसके आधार पर हम जो कभी हम बात करें तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। अगर हम राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करते हैं, नए राज्य की स्थापना करते हैं, गठन करते हैं, ये सारा कुछ काम करते हैं, तो उसे हम ये नहीं मानेंगे कि संविधान के संशोधन की, जिसमें हम 368 अनुच्छेद की बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात कहां पे है उल्लेख 368 में, तो वहां पे प्रावधान जो है संशोधन का बहुत अलग किस्म का है, विशेष बहुमत की भी वहां बातें आ जाती हैं। लेकिन यहां पे कह रहा है वो उसके तहत नहीं माना जाएगा। ये सारे परिवर्तन अगर इसमें हम कुछ करते हैं तो साधारण बहुमत के माध्यम से यह परिवर्तन किया जा सकता है। बहुत स्पष्ट बात कह दी गई है। तो 4 परिवर्तन को आसान बनाने की बात करता है और यह कहता है कि संविधान के संशोधन में 368 के रूप में इसे नहीं देखा जाएगा, इसे साधारण बहुमत से ही पास किया जा सकता है। तो ये मुख्य बात थी। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ये खबर दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनावी खर्चों पर बड़ी चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? कि भारत में चुनाव में जो व्यय की स्थिति है वो काफी ज्यादा दिखाई देती है। अब ये व्यय की स्थिति इतनी ज्यादा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो प्रति व्यक्ति खर्च के रूप में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति के ऊपर 1400 रुपए खर्च हुए। यानी कि एक वोट की कीमत, जो वोट देने आया, अगर उसकी कीमत लगाई जाए तो 1400 रुपए प्रचार में खर्च हुए हैं, चुनाव प्रचार। और कुल व्यय देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो एक व्यक्ति 1400 रुपए, बहुत बड़ी कीमत। तो आखिर ये कितना सीमा है, क्या है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बड़े राज्यों में लोकसभा के लिए चुनाव व्यय की सीमा है 95 लाख। किसके लिए है? उम्मीदवार के लिए। इस शब्द को ध्यान रखिएगा। विधानसभा सीटों के लिए है 40 लाख रुपए, ये बड़े राज्यों की। और जो छोटे राज्य हैं वहां पर 75 लाख रुपए है और विधानसभा में 28 लाख रुपए है। राजनीतिक दलों का व्यय जो है इस पर कोई सीमा नहीं है। देखिए, ये सीमा किसकी निर्धारित की गई है? ये उम्मीदवार की गई है। लेकिन राजनीतिक दल चाहे तो कितना भी पैसा खर्च कर सकता है। इनफैक्ट हम देखें तो मीडिया में अलग अलग जगह पर किसी पार्टी को हम देखते हैं तो लगातार उसके अगर ऐड आते हैं और उस पर पार्टी खर्च कर रही है, अपनी पार्टी पर अगर कोई पैसे पार्टी खर्च कर रही है, अपने पार्टी के प्रचार कर रही है, तो उम्मीदवार के खर्च में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार की सीमा तो है लेकिन पार्टी की कोई सीमा नहीं है। और यहीं पे अंतर आ जाता है। भले ही अलग अलग पार्टियों से लोग चुनाव लड़ते हैं, उनकी खर्च की सीमा फिक्स है, लेकिन अगर कोई पार्टी बड़ी है या किसी के पास ज्यादा डोनेशन है तो उसका लाभ वह प्रचार में ले सकता है क्योंकि उसकी व्यय की सीमा नहीं है। यह चीज प्रावधान कानून में देखने को मिलती है। अब देखिए, यहां पर कुछ कानून हैं जो व्यय का नियमन भी करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 की जो धारा 77 है वो क्या कहती है कि चुनाव के दिन तक और जब से उसने उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया है तब से दाखिल करने से लेकर चुनाव के दिन तक उसका जो भी खर्च हुआ है उस पूरे खर्च को वो क्या करेगा? विस्तृत और सटीक लेख के रूप में अपने पास रखेगा, लिख के रखेगा। मतलब कि फिर 78 यह कहता है कि परिणाम जब घोषित हो जाएगा तो 30 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास वह सारा खर्च अपना प्रस्तुत करेगा। तो कब से कब तक? नामांकन किया और उसके बाद चुनाव जिस दिन है उस दिन तक का उसका सारा खर्चा वह किसको दिखाएगा? जिला निर्वाचन अधिकारी को दिखाएगा। ये बात स्पष्ट हो गई। कंपनी अधिनियम में भी एक बात कही गई है। अब ये तो अलग था, ये देखिए अलग है। कम से कम 3 वर्षों से परिचालन कोई अगर गैर सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी तो दे ही नहीं सकती है, गैर सरकारी कंपनी है, अपने 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 7.5% तक अंशदान दे सकती है। कितना? 7.5% तक अंशदान वह दे सकती है। यह बात तय हो गई। और किसको देगी? जो पंजीकृत राजनीतिक दल हैं उन्हें ही देगी, उम्मीदवार को नहीं दे रही, ये भी राजनीतिक दलों को दे रही है। लेकिन यहां पे फिक्स कर दिया है कि 7.5% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और 3 वर्षों का जो उनका औसत लाभ रहा है, जैसे पिछले 3 साल में औसत लाभ 1 करोड़ ही रहा है, 1 करोड़ 3 साल हुआ, तो उस 1 करोड़ का 7.5%, 7.5 लाख रुपए वो दे सकते हैं। और उसके अलावा विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA जो 2010 है, तो विदेशों से जो विदेशी कंपनियां हैं, हम या तो सीधे सीधे कह सकते हैं विदेशों से धन नहीं ले सकती राजनीतिक पार्टी। ये बात स्पष्ट यहां पे कही जा रही है।
चुनाव संबंधी संस्थाओं को विदेशी अंशदान प्राप्त करने पर और प्रतिबंध है, साफ साफ है, और उसमें राजनीतिक दल साफ साफ शामिल हैं, उम्मीदवार भी शामिल हैं, और चुनाव संबंधी जो अन्य संस्थान है कोई भी, तो वो भी शामिल है, वो नहीं ले सकते हैं विदेशों से। यानी कि अगर विदेशी चंदा दे रहे हैं तो चुनाव में वो अपना कुछ प्रभाव भारतीय राजनीति में ला सकते हैं, और ये ठीक नहीं है इसी बात से। तो अब चुनाव संबंधी चुनौतियां यही हैं कि देखिए, विनियमन का अभी थोड़ा सा अभाव खर्च के मामले में दिखता है। जैसे उम्मीदवार का खर्च सीमित है, लेकिन अगर पार्टी का नहीं है, तो कोई पार्टी अगर बहुत बड़ी नहीं है, विस्तृत है, नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है और एक बड़ी पार्टी सामने उसकी चुनावी लड़ाई है, तो ऐसी स्थिति में अब राजनीतिक पार्टी अगर खर्च करेगी तो ज्यादा मात्रा में कर सकती है, जैसे कि मीडिया का उपयोग वो कर सकती है ज्यादा खर्च के माध्यम से। तो इससे स्थिति समान नहीं रह जाती है, बल्कि असमान हो जाती है, और असमान स्थिति होने पर जो ज्यादा खर्च करेगा उसको लाभ मिल सकता है। ठीक है, और कम वित्तीय साधन वाले जो को उम्मीदवार जो होंगे वो हाशिए पे जा सकते हैं, ये संभावना तो बनी हुई है। अब देखिए, निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया है, जिस पर मैंने आपको पहले ही बताया था। दरअसल मामला ये था 1978 का जस्टिस कृष्णा अय्यर का। जस्टिस कृष्णा अय्यर का जो मामला था, उसमें यह बात साफ कह दी गई थी कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें बात समझ में आती है कि सार्वजनिक हित के लिए, देखिए 39B या 39 खा में यह बात थी कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण वितरित किया जा सकता है, या उसे प्राप्त सरकार ले सकती है अपने पास सार्वजनिक हित के लिए, उसका उपयोग करने के लिए। तो कई निजी संपत्तियों के मालिक, जैसे मुंबई में, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि सरकार ने निजी जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले लोग थे और उनकी संपत्तियों पर, बिल्डिंग पर मेंटेनेंस के लिए सरकार ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया, और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में आगे धीरे धीरे करके मामला आगे बढ़ता है, और न्यायालय से अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट तक में ये आता है कि देखिए कि ये पुराना फैसला खारिज है, निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, हर मामले में नहीं, हर निजी संपत्ति को नहीं, ये बात स्पष्ट कर दी। तो उसके लिए वैलिड पॉइंट भी देने होंगे, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। तो याद रहे, निजी संपत्ति पर फैसला आ गया है। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का मदरसा कानून। याद करिए, इस पर हमने चर्चा की है। उत्तर प्रदेश के मदरसा कानून को जब उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, हमने वहां पर उसकी चर्चा की थी। फिर हमने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर स्टेटमेंट क्या दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खास स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि अगर ऐसी संस्थाओं का परिचय गणित, विज्ञान और मुख्यधारा के अन्य विषयों से नहीं कराया जाएगा तो ये कैसे योग्य नागरिक तैयार करेंगे। ये मदरसा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और दूसरी बात ये भी कही थी, कानून को पूरी तरह से खत्म कर देना बच्चे को नहाने के पानी में फेंक देने के बराबर है। कानून किसको रद्द किया गया था, संवैधानिक करार दिया गया था? मदरसा कानून जो उत्तर प्रदेश का है 2004 का, उसके माध्यम से ही हम देखें तो मदरसा बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई। तो मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश जो बना वो मदरसा कानून के माध्यम से बना, और उसे ही असंवैधानिक उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने 2004 के इस कानून को घोषित कर दिया, और उसके लिए ये जो कारण बताया, बुनियादी ढांचे की बात कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि कानून में सुधार किया जा सकता है, कानून को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कानून नहीं होगा तो मदरसा में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर कैसे होगी। जैसे यहाँ पे बात कही थी कि अन्य विषयों से अगर नहीं उन्हें रूबरू कराया गया, क्योंकि मदरसा में ये विकल्प रहता है, या तो जैसे कि धार्मिक शिक्षा और उसके अलावा जो ये सारे विषय हैं, जैसे कि विज्ञान, गणित और मुख्यधारा के अन्य विषय हैं, तो ये विकल्प के रूप में ज्यादातर मौजूद दिखाई देते हैं। तो अगर वो विकल्प के रूप में रहते हैं तो इस पर ध्यान नहीं जाता। धार्मिक शिक्षा जो प्राप्त करते हैं तो उन्हें अलग अलग प्रकार की डिग्रियां मिलती हैं, जैसे कि वहां पर मदरसा में उन्हें मौलवी कक्षा 10 के समकक्ष और आलिम कक्षा 12 के समकक्ष, कालिम स्नातक डिग्री के समकक्ष। तो हम ये देखें तो मौलवी, आलिम, कालिम, फाजिल, ये सारी डिग्रियां मिलती हैं मदरसा के द्वारा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि कानून की बात करें तो 2004 के इस कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा है, लेकिन इसके द्वारा जो डिग्रियां दी जाती थी, मौलवी, आलिम, कालिम, फाजिल, ये सब बंद कर दी गई हैं। और उसके पीछे का जो तर्क दिया है वो ये दिया है कि जो यूजीसी है, यूजीसी के जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर ये ठीक नहीं बैठता, यानी कि यूजीसी के द्वारा इसे अप्रूवल नहीं दिया गया है, इसलिए ये डिग्रियां नहीं दी जाएंगी। तो अब सुधार की गुंजाइश मदरसा में मुख्य धारा के विषयों को संदर्भ में लेकर दिखाई देती है।
अब चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं, सवाल इन्हीं विषयों से जुड़े हुए हैं, एक एक करके चलिए इसका जवाब दीजिएगा। जैसे सवाल नंबर 1 है, अब इसका जवाब ऐसे ही दीजिएगा कि पहले वाले सवाल का जवाब क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1956 को नहीं हुआ था? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो इस सवाल का जवाब बहुत आसान है, आप कमेंट करके बताइएगा कि सवाल नंबर 1 का जवाब क्या है। फिर सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 भी बहुत इजी है कि हाल ही में निजी संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विवाद पर आए निर्णय में किस अनुच्छेद पर चर्चा हुई? 36, 37, 39 बी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या है? सही जवाब है ये, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है? और संवैधानिक करार दिया है, लेकिन हालांकि ये बात भी मैंने आपसे बताई थी कि वहां पर मदरसा के द्वारा जो डिग्रियां दी जाती थी आलिम, फाजिल और मौलवी की, वो सारी मना कर दी हैं, वो नहीं दी जाएंगी अब। तो वो कौन सा कानून है, तो कौन से साल का कानून है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये सवाल नंबर कौन सा है? 3 है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 4 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, 22 या इनमें से कोई नहीं? ये सवाल अलग से है, आपके लिए सरप्राइज है। अब चलिए एक और सवाल, तो ये सवाल नंबर कौन सा है? 4 है। 5 देख लीजिए, भारत में चुनाव में खर्च करने के लिए राजनीतिक दलों की खर्च सीमा कितनी है? 40 लाख, 70 लाख, 95 लाख या इनमें से कोई नहीं? अब आपको बताना है कमेंट करके। अब ध्यान रखिएगा शब्दों पे, किसकी बात हो रही, राजनीतिक दल की हो रही, उम्मीदवार की हो रही है, तो आपको आसान हो जाएगा जवाब देना। तो फिलहाल के लिए इतनी बात थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।